ठीक है, आगे चलो। है नहीं, मैं आपसे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, चलते जाएंगे आगे। चलते जाओ। वो जो हमने तीनों पार्ट टाइप्स किए थे उसकी मैंने पहले डिटेल डिस्कस करनी है, फिर आऊँ। हाँ जी। अच्छा जी, हमने लास्ट डिस्कशन के अंदर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, और हमने इसकी डेफिनेशन के तक डिस्कस किया था। यहाँ से मैं अब बात को इन्हीं की डिटेलिंग में जा रहा हूँ, और फिर हम पीछे वापस आते हैं और देखते हैं कि पीछे हम क्या छोड़ के आए हैं, और फिर उन एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिसरी नोट पे आइएगा जनाब। इसकी अगली डिस्कशन हमने डिफाइन कर लिया था, पार्टीज भी डिस्कस कर ली थी और फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया था, ये भी हम कर चुके हैं। अब जनाब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? बड़े आसान से एसेंशियल्स हैं, और इसलिए आसान से एसेंशियल्स हैं कि ये जो तमाम एसेंशियल्स हैं, इन एसेंशियल्स में से तकरीबन 90-80% एसेंशियल्स जो हैं वो एक का पढ़ लेंगे तो बाकी सबके एसेंशियल्स जो हैं वो हमारे ऑटो करेक्ट पे लग जाएंगे, और वी कैन इजीली मूव विद दैट। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट एसेंशियल इज इन राइटिंग। जनाब प्रॉमिसरी नोट्स इट हैज टू बी इन राइटिंग। ऐसे ही हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो भी हमने बाकी बातें कही हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी कहा था इन राइटिंग होना चाहिए, तो सेम इज बीइंग हियर। एन ओरल प्रॉमिस टू पे डज नॉट बिकम अ प्रॉमिसरी नोट। सिर्फ जुबानी कलामी कहने से प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता। इट द रिटन हैज टू बी ऑन अ पेपर, ऑन एनी बुक। द वर्ड मस्ट impart a clear undertaking to pay, but it is not necessary that the word promise should be used. जरूरी नहीं है कि आप वर्ड प्रॉमिस लिखें, आप यहाँ पर अपना वादा, अपनी अंडरटेकिंग टू पे लेकिन क्लैरिटी से जरूर लिख के फॉरवर्ड करें। ये जबानी कलामी नहीं हो सकता, इसका रिटर्न होना मस्ट है। आगे चलिएगा जनाब। इसकी कोई उसने हमें अच्छी एग्जांपल दी है, और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जांपल ए और बी में क्या कहता है? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बी को या उसके ऑर्डर पे 500 दूंगा, बड़ी क्लियर सी बात है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड। मैंने इस बात को तस्लीम किया कि मैंने 1,000 रुपया जो मैं इंडेट करता हूं बी को, टू बी पेड ऑन डिमांड, जो कि मैं उसको अदा कर दूंगा जब भी वो डिमांड करेगा। तो यहां पर भी बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर हम कह रहे हैं कि मैंने पैसे लिए, और हम इस बात का इरादा क्लियर कर रहे हैं कि जब भी वो पैसे मांगेगा मैं उसको पे कर दूंगा। लेकिन तीसरा पढ़िएगा, ए प्रॉमिस टू पे बी आ सम ऑफ रुपीज 500 ऑन टेलीफोन। तो ये तो भाई टेलीफोन पे बात कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, रिटर्न नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? ये सी प्रॉमिसरी नोट नहीं है, जबकि ए और बी प्रॉमिसरी नोट बन सकता है। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि सिर्फ प्रॉमिस करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि प्रॉमिस सिर्फ रिटर्न ही ना हो, बल्कि प्रॉमिस पैसे के अदा करने का भी हो। बाज दफा कोई लोग कहते हैं, जिस तरह यहां पर मैं पहले वाला सेंटेंस है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी ऑफ रुपीज 1,000, अगर ये निकाल दूं तो यहां पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाँ मैं 1,000 रुपया लिया है मैंने बी से, सिर्फ यही कह रहा हूं ना, मैंने 1,000 रुपया लिया है बी से। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो 1,000 रुपया मैंने बी से लिया है मैं वापस भी करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस जुमले का भी बड़ा अहम रोल है, और मैंने ये वापस भी करना है, मैंने ये पे भी करना है जब वो डिमांड करेगा। जिस तरह यहां पर ए में कहता है हाँ जी मैंने 1,000 रुपया देना है बी का, यहां पर कहता है बी में हाँ जी आई एम लेबल टू रुपए 500 रुपया। ये दोनों बातों में जो ए और बी कह रहा है वो लोन तो मान रहा है, ये कब कह रहा है कि मैंने वापस भी करना है? सी में कहता है मैंने 2,000 रुपया लिया है और मैं उसका अकाउंटेबल हूं टू पे टू हिम विद द सेम विद द इंटरेस्ट। तो ये सारे के सारे कह रहे हैं कि मैंने पैसा लिया है, मार्कअप भी देना है उसके ऊपर, उसको मार्कअप भी उसका अक्रू होना है। इसमें वादा कहां है? या तो हमारे पास दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है लोन की एक्नॉलेजमेंट करना, लोन की एक्नॉलेजमेंट करना। एक्नॉलेजमेंट करना जो है ये काफी नहीं है, लोन की एक्नॉलेजमेंट भी करें और उसके बाद अगला प्रॉमिस भी करें कि मैं इसको पे करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से गुजारा नहीं होता, बल्कि प्रॉमिस टू पे भी करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह मैंने ये बी में बताया, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड ऑफ रुपीज 1,000। हाँ मैंने 1,000 रुपया लिया है, लेकिन इससे ये हमारी जो बात है ये प्रॉमिस टू पे नहीं बनता जब तक कि हम ये अगली बात ना लिखें, एंड टू बी पेड ऑन डिमांड, जो मैं डिमांड पे करूंगा। यहां पे आप अपना इरादा शो कर रहे हो तो फिर ये वैलिड वैलिड आपका प्रॉमिस नोट बनेगा, बट नॉट अदरवाइज। उसके बाद हमारे पास डेफिनेट मुआज, बात तो करने दो यार, तुम लोग बात को वहीं पे रोक जी, पूछे जी। अभी बात बड़ी शुरू में होती है यार, आपका आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ जी मुआज। हाँ जी मुआज। मुआज
मैं अभी क्वेश्चंस नहीं दे रहा बेटा, मुझे इस तरीके से सारे पहले थोड़ी सी बात करने दें, मुझे इस तरीके से हम अपना टाइम वेस्ट करना शुरू करें। अभी अभी एक लाइन पढ़ाई है, 4 हाथ खड़े हो गए हैं, दोबारा से आज मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, पीछे आ जाए। इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया, फिर से करते हैं इसको, यहां से बात शुरू करते हैं। आई इन राइटिंग, वो क्या कहता है जी, जो आपका प्रॉम्जी नोट होगा इसको रिटर्न करके चलना है। आसान लफ्जों में बता रहा हूं, जबानी कलामी अगर बात करेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको रिटर्न करना आपके लिए जरूरी है। अगले पॉइंट पे आइएगा। अगला पॉइंट वो क्या कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं करनी कि मैंने तेरे से पैसे लिए थे, बल्कि आपने साथ ये भी कहना है, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, मिस्टर बी मैं तेरा 1000 मैंने तुझे देना है, एंड आई पे ऑन डिमांड, या आई एम लाइबल टू पे ₹5000 एंड आई पे टू ऑर्डर ऑफ सी। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ लोन को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि अगली बात भी कर रहे हैं कि मैंने ये पैसे देने थे, ये मैंने पैसे तुमसे लिए हुए हैं। ये बात कहना कि जनाब मैंने तुमसे पैसे लिए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि तुम इस बात को तस्लीम कर रहे हो कि तुम लोन को या डेट को एक्नॉलेज कर रहे हो। लेकिन यहां से बात पूरी नहीं होती। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। आगे कहो कि हाँ ये पैसे जो तुमसे लिए हैं ये मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे ऑर्डर पे कर दूंगा, जो कोई भी मेरे से मांगेगा डिमांड करेगा उसको अदा कर दूंगा। ये जो अदा कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, इसको हम कहते हैं प्रॉमिस टू पे। तो जब तक ये प्रॉमिस टू पे साथ नहीं होगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, इट मस्ट बी इन राइटिंग and should not only be the return of acknowledgement of debt, but it should be the promise to pay। तो आपकी स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में आप अपने लोन को एक्नॉलेज करते हैं और दूसरे हिस्से में आप अपने लोन को पे करने का प्रॉमिस करते हैं। जिस तरह यहां पर पहले हिस्से में आपने क्या किया? एक्नॉलेज, और यहां पर क्या किया? प्रॉमिस टू पे। यहां पर क्या किया? यहां पर आप कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। ये 500 क्या है? एक्नॉलेज। लेकिन आई प्रॉमिस टू पे ये क्या है? वापस पे करने का वादा। तो आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट और उसके साथ साथ प्रॉमिस टू पे भी बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। ये नहीं कहना कि हम तो समझ लेंगे कि चूंकि लोन लिया हुआ तो वापस भी करेगा। नहीं किया, हाँ तुमसे पैसे लिए हैं, जो करना काला मैंने देने, तो भाई जुमला तो यूं भी हो सकता है, तो नहीं तुमसे पैसे लिए हैं और तुम्हें ये पे करने हैं, तुम्हारे ऑर्डर पर ये पे करने हैं, जिसको तुम कहोगे उसको पे करने हैं, तुम्हारे बेरर को पे करने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई फर्दर क्वेश्चन की लॉजिक बनती है जनाब। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, याद रखिएगा, जो आपका प्रॉमिस है, हमने बात कही थी इट मस्ट बी इन राइटिंग, हमने कहा था इट मस्ट बी द प्रॉमिस टू पे, और फिर अमाउंट डेफिनेट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, उसमें कोई फड्डा नहीं डालना, उसको आपको कोई इफ एंड देन नहीं डालना। तो कहता क्या है? द प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। इफ एन इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स अ कंडीशनल प्रॉमिस, इट इज नॉट वैलिड, जब तक कंडीशन ना मूव हो जाए। मैंने कहा मैं ₹500 दूंगा 7 days आफ्टर द मैरिज विद सी, भाईजान ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब कि अगर वो सी से शादी नहीं करता तो फिर क्या होगा? हम पैसे नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें वो सी से मैरी ना करे। हमने तो कहा था अनकंडीशनल होना चाहिए, तो आपने कंडीशन डाल दी है। आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ, प्रोवाइडेड, मैं डी की डेथ के ऊपर 500 दे दूंगा, प्रोवाइडेड डी लीव्स इनफ, मैं पैसे दे दूंगा डी की डेथ के बाद, लेकिन अगर डी उतना सरमाया छोड़ के गया। अच्छा, अगर डी सरमाया छोड़ के ना गया फिर इसका मतलब मैं पैसे नहीं दूंगा। तो यहां पर भी आपने कंडीशन डाल दी है, और वो कंडीशन जो, अच्छा कंडीशन को क्लियर कर लें। कंडीशन से मुराद ये होती है दैट इट कैन हैपन वन वे और द अदर। मिसाल के तौर पे 7 days आफ्टर माय मैरिज विद सी, तो यहां पर मैरिज विद सी जो है ये अनसर्टन है, मैं मैरिज विद सी के बजाय डी से भी कर सकता हूं। यहां पर अगर डी ने इनफ पैसे नहीं छोड़े हुए तो इसका मतलब मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। आई प्रॉमिस टू पे द बी एज सून एज आई कैन, जो होगा दे दांगा, अगर हो ही ना फेक करेगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा क्रिटिकल लेके चलूं और मैं यहां पे रुक जाऊं इस सेंटेंस पे, सिर्फ ये वाला सेंटेंस, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ। अब ये कंडीशनल नहीं है, हर बंदे ने मरना ही मरना है। जहां पर ये मुमकिन नहीं है, यहां पर हमने इस जगह पर प्रॉमिस किया है, लेकिन पेमेंट को हमने टाइम इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, और वो टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? डेथ ऑफ डी। क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि सर अगर डी ना मरया? नहीं, डेथ ऑफ डी एक अटल हकीकत है, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। लेकिन चूंकि उसने अगली कंडीशन डाली है
कि उस वक्त भी ये चीज चेक करनी है कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। ये हो सकता है कि यस हो जाए, ये हो सकता है कि नो हो जाए। लेकिन अगर मैं बात पहले खत्म कर देता कि आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपया, और फिर टाइम ऑफ पेमेंट क्या बता रहा हूं, आफ्टर द डीज डेथ, डी की डेथ के फौरन बाद दे दूंगा। अब यहां पर डी की डेथ, इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंश्योरेंस में यही होता है कि अगर तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो पैसे दे दूंगा, अगर तेरी डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में इतने पैसे मिल जाएंगे। यहां पर डी की डेथ एक तयशुदा बात है कि डी ने मरना ही मरना है, हर बंदे ने मरना ही मरना है। तो ये अनसर्टन इवेंट नहीं है, हमने सिर्फ टाइमिंग डिसाइड की है, उस टाइमिंग के मुताबिक हमने इस चीज को यहां पे मूव करके चले हैं। कहता है जनाब याद रखिएगा इसी बात को आगे लेके चलते हुए, एक चीज कंडीशनल नहीं होती अगर हम उसके लिए किसी जगह का तयन करें, अगर हम उसके लिए किसी वक्त का तयन करें, अगर हम उसके लिए किसी इवेंट का तयन करें और उस इवेंट का अनसर्टनिटी का कोई चांस ना हो। जिस तरह मैंने अभी बताया डी की डेथ, जरा देके चलिएगा आगे, आगे शायद उसने मेरे को एग्जांपल दियो। if a signs an instrument stating I promise to pay 500 7 days after C's death, अब यहां पे देखिएगा मैं 500 रुपया दे दूंगा सी की डेथ के 7 दिनों के बाद, तो वही जो मैंने पीछे बात बताई, ये अब वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। सी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 50 साल बाद, 50 साल बाद नहीं तो 100 साल बाद मरना तो है ही ना। तो इसलिए अब हमने सिर्फ वक्त का तयन किया है। सी की डेथ की जो डेट है वो एक दिन सर्टन है, जब वो डेट आ जाएगी उस दिन, जिस दिन मौत अटल हकीकत है, उसके 7 दिन बाद पैसे दे दूंगा। अब यहां पर इफ नहीं है, बल्कि यहां पर टाइम को हमने मुकय्यद किया है। जबकि जो पहली वाली बातें थी, पीछे आइएगा जरा, जो पहले वाली बातें थी कि जी 7 डेज आफ्टर माई मैरिज विद सी, अगर तूने सी से मैरिज ना की डी से कर ली, या हम डी की डेथ के बाद पैसे देंगे अगर डी पैसे छोड़ के गया, अगर डी ना छोड़ के गया फिर, इन दोनों में इफ है। ठीक हो गया ना, हो सकता है कोई और कंडीशन हो जाए, लेकिन जब हम आ गइएगा हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सी के मरने के 7 दिनों के बाद, हां हमें सी के मरने का तयन नहीं है, लेकिन ये दिन आना जरूर है। ये दिन अनसर्टन, ये दिन ना आने का चांस नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि सी कभी ना मरे। जब सी मरेगा 7 दिन आ जाएंगे, हम उसको पे कर देंगे। तो ये एक ऐसा टाइम इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हमने पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया है। बेटा जो ये मैंने आपको बात बताई है, पेपर में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ही पॉपुलर आपका एरिया है जो पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको इंपॉर्टेंट लेके चलना है। उसके बाद जनाब इट हैज टू बी साइंड बाय द मेकर। कहता है जनाब एक बिल्कुल इंपैरेटिव चीज है, प्रॉमिसरी नोट जो है जिसने ये बनाया है, मेकर उसको ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसको ऑथेंटिकेट करेगा अपने साइनों से, और अगर वो साइन नहीं कर सकता, जाहल है, तो फिर अपना मुआसाब, आप अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं, तो फिर अपना अंगूठा लगाएंगे। जनाब पार्टी सर्टन होनी चाहिए, द इंस्ट्रूमेंट पॉइंटिंग आउट विद सर्टेनिटी who is the maker, who is the payee. Maker and payee cannot be identified with certainty. जहां पर ना हो सके इंस्ट्रूमेंट, इवन इफ कंटेन, अगर उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर भी हो तो फिर भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तो जनाब किसने वो हुक्म, किसने वो वादा किया है और किसकी फेवर में किया है, यानी कि मेकर और पेई, इन दोनों का आइडेंटिफाई होना मस्ट होता है। अगर आप ना आइडेंटिफाई कर सकें तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। आप प्रॉमिसरी नोट याद रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हमने कहा था कि बाकी जगहों पे कहा था कि बनाने वाला जो शख्स है वो पेई भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा प्रॉमिसरी नोट अपने ऊपर नहीं, कि मैं कहूं कि मैंने पैसे देने हैं किसको, अपने आप को, तो प्रॉमिसरी नोट कभी अपने आप के लिए नहीं बन सकता, बल्कि हमने इसको किसी दूसरे के नाम से बनाना है। और ये मुमकिन है कि वो इंडोर्स होने के बाद, बाकी लोगों के इंडोर्स होने के बाद हम तक पहुंच जाए, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन हमने जो अपना प्रॉमिसरी नोट है वो अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं बनाना। बट इफ इट इज इंडोर्स्ड बाय द मेकर टू सम अदर पर्सन और इंडोर्स इन ब्लैंक, इट विल बिकम वैलिड। याद रखिएगा अगर जब हमारा प्रॉमिसरी नोट है तो वो अपने आप को पे करने के लिए नहीं बन सकता, हाँ उसको किसी दूसरे के नाम पे इंडोर्स करना पड़ेगा, हाँ उसको कहीं ब्लैक इंडोर्स करना पड़ेगा, यानी कि हम अपने आप को खुद से नहीं पे कर सकते। अगर कभी ये कंडीशन हो जाए कि प्रॉमिसरी नोट मैंने बनाया था, बना के मैंने कयूम को दिया, कयूम ने इंडोर्स किया और माजिद को मिल गया, माजिद ने इंडोर्स किया तो वो साजिद को मिल गया, साजिद ने इंडोर्स करके मुझे वापस दे दिया, जब राइट्स एंड लायबिलिटीज वेस्ट ऑन द सेम पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आए थे, व्हेन राइट्स एंड लायबिलिटीज दे वेस्ट ऑन द सेम पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। तो जैसे ही वो प्रॉमिसरी नोट घूम के वापस मेरे पास आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया और किसी पार्टी के नाम पे इंडोर्स कर दिया, या मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया और उसको मैंने बेरर इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर किसी को आगे दे दिया, तो ये प्रॉमिसरी नोट जो है ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा।
तो हमने क्या कहा, द पार्टीज दे मस्ट बी सर्टन, द अमाउंट मस्ट बी सर्टन, ये सब बातें डेफिनेशन से निकल के आ रही हैं। द अमाउंट मस्ट बी सर्टन, जनाब अमाउंट का सर्टन होना जरूरी है, और अगर आप अमाउंट सर्टन नहीं तो फिर आप उसको प्रॉमिसिंग नोट नहीं कह सकते। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड ऑल द अदर सम व्हिच शैल बी ड्यू टू हिम। जनाब यहां पर अब यहां अगर इसको देखें तो यहां पर कहता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें ₹500 दूंगा और इसके अलावा वो तमाम पैसे जो तुम पे ड्यू हैं। द अबव इंस्ट्रूमेंट्स आर इनवैलिड। हमें क्या पता कि वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, हमें क्या पता कि वो एग्जैक्ट अमाउंट जो सम ड्यू है वो कैसे निकलेगी। आई प्रॉमिस टू रुपीज पे 500 एंड ऑल दी फाइन्स अकॉर्डिंग टू रूल। अब हमें क्या पता वो फाइन्स क्या है, तो उसने कहा अमाउंट शुड बी सर्टन। उसने कहा ये दोनों प्रॉमिसिंग नोट नहीं है क्योंकि अमाउंट सर्टन नहीं है, क्योंकि अमाउंट सर्टन नहीं है। प्रॉमिसिंग नोट हमेशा किसी फिक्स अमाउंट का होता है और वो अमाउंट बड़ी क्लैरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ लिखी जाती है। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट द अमाउंट व्हिच यू हैव टू कवर अंडर द प्रॉमिसिंग नोट इट मस्ट बी सर्टन। सम पेएबल मस्ट बी अ लीगल टेंडर। याद रखिएगा, आप जो भी पैसे किसी को दे रहे हैं वो लीगल टेंडर होना चाहिए। और यहां पर उसने बड़ी बात क्लियर की, ए प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन or to deliver certain quantity of goods is not a promissory note. Thus an instrument writing by A, मैं 500 रुपया भी दूंगा और काला घोड़ा भी दूंगा। मैंने आपको पहले बताई थी बात कि जो हम टेंडर कर रहे हैं, जो हम चीज ऑफर कर रहे हैं, लीगल टेंडर होता है ऑफर। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, सम पेएबल मस्ट बी लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर क्या है यहां पर, यहां पर लीगल टेंडर जो है इट कैन ओनली बी मनी। उसने कहा था सिर्फ और सिर्फ पैसा। हम प्रॉमिसरी नोट से सिर्फ और सिर्फ पैसा ऑफर कर सकते हैं। अगर तुम पैसा ऑफर नहीं करते बल्कि पैसे के बजाय उसको साथ कोई और चीज ऑफर करते हो, जिस तरह यहाँ पर उसने ब्लैक हॉर्स कर दिया, भाईजान ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट के लिए लीगल टेंडर, प्रॉमिसरी नोट के लिए लीगल ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो क्या है, मनी, पैसा। इसके अलावा कोई चीज लीगल टेंडर नहीं है जनाब। अब यहां तक कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा ताकि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। करें जी रेज हैंड। हमने एसेंशियल्स को हमने गो थ्रू किया है, पूछिएगा जनाब अगर कोई आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। मुआज को देखो, मुआज क्या पूछ रहा था, उसको आवाज उसकी नहीं आई, शायद अब माइक ठीक हो गया हो। अब किसने रेज हैंड किया, किसने रेज हैंड भी किया? सर वो मैंने बस यही पूछना था, जो आपने कल पढ़ाया था ना उसमें से एक क्वेश्चन था। चलो वो बात कर ले, क्लोज कर ले, फिर आखिर में उसके ऊपर आते हैं, ठीक है जी सर, वो आखिर में पूछा जी। हसफा अख्तर। सर ये अनकंडीशनल वाले के पहले एग्जांपल की समझ नहीं आई। अनकंडीशनल मतलब कि वो एग्जांपल देखो क्या है। तब वो शादी वाली मतलब कि हाँ जी बेटा, बी अगर बी सी से शादी करेगा तो 500 दूंगा, ठीक है। तो क्या ये बात तय है कि बी सिर्फ सी से शादी करेगा? क्या इसके अंदर सब हो सकता है उसने सिर्फ उसी से करनी हो बेटा? तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई हदीस कसम कुरान में बात लिखी हुई है ये वाली कैसे उससे शादी करेगा? अगर मूड बदल जाए उसका, फिर आप कसम खा सकती हो? नहीं। तो फिर हम यही तो बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी सर्टन का मतलब क्या होता है, मौत। मैं कसम खा सकता हूं दुनिया में जो भी दुनिया में आया है स्वाय रब की जात के लिए, उसके बाद उसने मरना ही मरना है। मैं कसम खा सकता हूं, इसे कहते हैं सर्टेनिटी। आप कसम खा सकती हो बीसी से मैरी करेगा? नहीं। तो बात ना, मैंने आपको इसलिए बड़ी एग्जांपल दे दी कि इतनी कसम खानी है जो मैंने कसम खाई है कि जी हर बंदे को मरना ही मरना है, हर चाहे वो 1000 साल बाद मरे, 200 साल बाद मरे, 15 मिनट में मरे, ये कसम है। इतनी बात को सर्टिनिटी कहते हैं, इससे थोड़ी सी भी कम बात को सर्टिनिटी नहीं कहते। जनाब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर देखिएगा वही सारी कहानी है, सिर्फ क्या है, इस पहले अनकंडीशनल हमारी अंडरटेकिंग थी, इस दफा अनकंडीशनल ऑर्डर है। आइएगा जनाब आगे चलिएगा, पढ़ा चुका हूं सब कुछ। ये पहली बात, इट मस्ट बी इन राइटिंग। अब देखें वो बार बार ये बात नहीं करेगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग, बार बार बात नहीं करेगा। इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे, यहां पर भी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, इट मस्ट बी, और ना ही ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इट मस्ट बी ऑर्डर टू पे। रिक्वेस्ट टू पे की बात नहीं करनी यहां पर, हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, इट मस्ट बी ऑर्डर, यू हैव टू पे। जनाब देखिएगा इसकी एग्जांपल दी होंगी। The following instruments signed by A are valid bill of exchange as they contain an order. B, please pay ₹500 to C or order. अच्छा यहाँ पे लैंग्वेज बड़ी पोलाइट है। B will much oblige me by paying to C ₹500. इन दोनों में देखें हमने बेशक लफ्ज प्लीज इस्तेमाल कर दिया, हम दोनों ने बेशक लफ्ज oblige इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये एक पोलाइट वर्ड्स में ऑर्डर है। लेकिन नीचे देखिएगा, B
प्लीज लेट सी हैव रुपीज 500 एंड प्लेस इट टू माय अकाउंट एंड ऑब्लाइज। अब इन दोनों के अंदर बात जो में एक डिफरेंस आ रहा है, बी आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज इफ यू मेक इट कन्वीनियंट, मैं बड़ा मशकूर हूंगा आपका अगर आप 1000 रुपया सी को दे दें। ये ऑर्डर थोड़ी दे रहे हैं, ये ऑर्डर तो नहीं दे रहे। फिर हम कह रहे हैं सी तुम 500 दे दो, मेहरबानी होगी आपकी, और इसको मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बाज दफा कंफ्यूज होते हैं, और मैं भी थोड़ा सा इसके ऊपर समझता हूँ कि ये जो पहली एग्जांपल है ये बिल्कुल ठीक है, बी प्लीज पे रुपीज 500 टू सी एन ऑर्डर, ये तो बड़ी क्लैरिटी है। यहाँ पर भी लफ्ज ओब्लाइज है तो थोड़ी सी बात आती है, बी विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू सी। मेरी जाती राय में ये एग्जांपल थोड़ी सी गलत है, बी विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू सी रुपीज 500। मैं ये समझता हूं कि ये एग्जांपल ठीक नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं समझता कि ये एग्जांपल ठीक है। पहली वाली एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, बी प्लीज पे रुपीज 500 टू सी योर ऑर्डर, ये बात तो ठीक होती है। लेकिन आप मुझे मच ओब्लाइज करेंगे, कहता मैं तो ओब्लाइज नहीं करना, आप मुझे मच ओब्लाइज करेंगे, अच्छा मैं नहीं करना ओब्लाइज, ऑर्डर थोड़ी लग रहा है। ऐसे ही बी प्लीज लेट सी हैव 500 एंड प्लीज, अब यहां पर वो पहले वाले प्लीज में फर्क है, वहां पर हम प्लीज पे 500 टू सी और ऑर्डर, यहाँ पे हम कह रहे हैं प्लीज मेरे अकाउंट में 500 रख दें और इसको मेरे अकाउंट में डाल दें एंड ओब्लाइज, और मैं बड़ी मेहरबानी होगी। तो वही बात की तो यहाँ पर बात आती है। तो मैं नहीं समझता कि ये बी जो है ये एक राइट एग्जांपल है मेरी किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग सी रुपीज 500 एक डिस्प्यूटेड एरिया है, हमें बात ये करके चलनी है, इट हैज टू बी अ क्लियर ऑर्डर, लैंग्वेज कैन बी पोलाइट लेकिन रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं जहां पर लफ्ज मच ओब्लाइज एंड ओब्लाइज्ड ओब्लाइज आ जाए, मैं समझता हूं कि ये रिक्वेस्ट है। तो मैंने बी की एग्जांपल को हमेशा कहा है कि ये हमारे पास रिक्वेस्टिंग मोड है, सो मेरी ओपिनियन में इट हैज टू बी ऑर्डर। तो प्लीज जो है वो एक कर्टसी वर्ड है, लेकिन ओब्लाइज्ड होऊंगा हमेशा ये इस तरह का वर्ड है जो कि अगली दो एग्जांपलें देखें जो नीचे दी हुई हैं, वहां पर भी हम ओब्लाइज की वजह से ही कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये एक रिक्वेस्टिंग मोड है। तो प्लीज का वर्ड रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं कवर होता, लेकिन ओब्लाइज बड़ा क्लैरिटी से कवर होता है। सो मेरी ओपिनियन में ना तो बी है और ना नीचे वाला ए और बी है। उसके बाद जनाब इट मस्ट बी डेफिनेट, डेफिनेट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, इसको ड्रॉर भी साइन करे और ड्रॉई भी करे, बनाने वाला भी और जिसने पैसे देने वो भी करे, पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए, लीगल टेंडर सिर्फ पैसे होने चाहिए और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, पैसे जो है दे मस्ट बी सर्टन, पीछे पढ़ के आए हैं वही बात कर रहा है, आगे चलिएगा, द अमाउंट मस्ट बी सर्टन जनाब, वही सेम पीछे वही सेम कंडीशन है, तो नाटका जी गरीब दिखना, वो भी वही सेम कंडीशन है, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। सिर्फ एक पॉइंट कि यहां पर ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर कैन बी पोलाइट बट इट शुड नॉट बी अ रिक्वेस्ट। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, किसी का यहां तक क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो मैं बात को आगे लेके चलता हूं। चलें जी आगे चलें, चेक के ऊपर आते हैं। जनाब चेक के भी सेंसेस देखते हैं, चलिएगा आगे जनाब। उसने और काम आसान कर दिया, आगे चलिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी हैविंग अ क्लियर ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, should be signed by the drawer, there should be three parties, drawer, drawing and payee, and they must be very certain, it must be order for a certain sum of money, it should be a legal tender and that is the money, it should be drawn on a specific banker and this instrument will always be a demand instrument and cannot be the time instrument। वही जो बात हमने वहां पे पढ़ी, इस दफा तो और काम आसान हो गया, इस दफा तो और बात आसान हो गई, और ये हमारे पास उसी तरीके के साथ ये पॉइंट्स और बुलेट्स बन के आ गए। तो जनाब ये हमारी डिस्कशन थी, what are the essentials of the all three instruments। अब आइएगा negotiable instrument के ऊपर, अब आइएगा negotiable instrument के ऊपर, और हम negotiable instrument के अंदर जाके देखते हैं कि negotiable instrument के अंदर हम क्या बातें छोड़ के आए थे जो कि आपको तंग कर रही थी। मैं negotiation एंडोर्समेंट की बातों को भी नहीं जाता, अब मैं आपको जहां से मैंने बात पीछे छोड़ी थी ये देखिएगा। अब हम चूंकि सारे एसेंशियल्स पढ़ चुके हैं तो अब हम यहां पे जाके इस बात को पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पेएबल टू द ऑर्डर और पेएबल टू द बेयरर मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। इजी ट्रांसफरेबिलिटी याद रखिएगा, हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खसूसियत यह है कि उसमें नेगोशिएबिलिटी होती है, और नेगोशिएबिलिटी का मतलब है एक शख्स से दूसरे को ट्रांसफर होना।
अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट हो तो सिर्फ डिलीवरी से होती है, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होती है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट हो तो सिर्फ डिलीवरी से हो जाती है, जबकि अगर आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर सिर्फ डिलीवरी से नहीं होती, बल्कि निगोशिएबिलिटी के लिए उसको पहले इंडोर्स करना पड़ता है और फिर उसको डिलीवर करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था कि जनाब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का खासा ये होता है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल होता है और उसके अंदर की जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है वो एक शख्स से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पार्टीज एक दूसरे के साथ केस करें, बल्कि जो कोई भी बोनाफाइड होल्डर है वो अगर उसको पैसे ना मिले, प्रॉमिसरी नोट के एवज पैसे ना मिले, बिल ऑफ एक्सचेंज के एवज पैसे ना मिले, चेक के एवज पैसे ना मिले, तो जो भी शख्स जिसको वो चाहे 6 जगहों से इंडोर्स होके आया है वो केस कर सकता है। यानी कि ए ने डॉक्यूमेंट बनाया, वो बी के पास गया, बी ने कहा सी के पास गया, सी ने दिया डी को, डी गया कि जी ये प्रॉमिसरी नोट है, ए साहब पैसे दे दो, ए ने पैसे नहीं दिए, ए ने डिफॉल्ट कर दिया। अब डी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सी और बी को कहे और डी सी को कहे, सी बी को कहे और बी केस कर ले, ये भी ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा भी उसके पास ऑप्शन है, वो खुद भी अपने नाम से डायरेक्ट ए के ऊपर भी केस कर सकता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो चुका हुआ था। यही बात उसने मैं यहाँ पे बताई कि यहाँ पर हमारे पास इस बात का राइट एग्जिस्ट करके चलता है। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये बात अभी फिर छोड़ रहा हूं, जब होल्डर इन ड्यू कोर्स कर लूंगा तो ये बात आप खुद बड़े आसानी से पढ़ सकेंगे। आगे चलिएगा। पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, ये हमारे भी हमने अभी यहाँ तक नहीं आए, आगे चलिएगा फर्दर। सो आगे आते जाएं, एक्सेप्टेड फॉर आते जाएं। हाँ जी जनाब, मैं यहाँ पर आपके साथ बार बार वर्ड होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का आ रहा है क्योंकि पीछे मैं सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स छोड़ के आया हूँ, तो मैं आपके साथ यहाँ पे वर्ड होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लियर करना चाहता हूँ। होल्डर कौन होता है? अ पर्सन इज कॉल्ड द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर वो दो कंडीशनें सेटिस्फाई करे। पहली, वो उस इंस्ट्रूमेंट का अपने नाम से पोजेशन रखता हो और उसके पास राइट हो कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पैसे रिकवर कर सकता हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? होल्डर कौन होता है? अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है वो, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो फिर इंडोर्स के बाद उसको हमें इंडोर्स करना पड़ेगा, तो फिर अगर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है तो फिर मैं उसका होल्डर बनूंगा। सो द होल्डर मींस द बेरर ऑफ द बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड द इंडोर्सी और पेई ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यानी कि फॉर द सेक ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा हुआ है वो होल्डर है, जबकि इन द केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसके नाम का इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर कहलाएगा। जब भी कभी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक गुम जाएगा, इज नॉट फाउंड, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, द पर्सन इन द पोजेशन ऑफ इट और द बेरर एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन शैल बी डीम्ड कंटिन्यू टू बी द होल्डर। वही शख्स जिसके पास बेरर इंस्ट्रूमेंट था, जिस शख्स के पास वो बेरर इंस्ट्रूमेंट था या जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट का मालिक था, अगर वो इंस्ट्रूमेंट गुम जाए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, तो क्या हम किसको होल्डर कहेंगे? हम उस शख्स को ही होल्डर कहेंगे। वही शख्स फिर उसके अगेंस्ट उसको रिप्लेस करवाने का हक रखता है, उसके अगेंस्ट उसको रिपेयर करवाने का हक रखता है। होल्डर कौन होगा? अगर कभी कभी डॉक्यूमेंट, और वही शख्स केस करने का हक रखता है। जो बेरर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है लास्ट वही केस करेगा अगर उसका इंस्ट्रूमेंट गुम गया। अगर एक शख्स के नाम का इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट गुम जाता है तो जो होल्डर यानी कि उस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का जिसके नाम का वो पेई था, वो पेई के पास इस बात का राइट है, या अगर उस पेई ने उसको आगे किसी को एंडोर्स कर दिया था, जो उसका लास्ट एंडोर्सी है, उसके पास इस बात का राइट है कि वो उसके गुमने का केस करके चले। और उसने यहाँ पर बात क्लियर कर दी कि ये जो हमने राइट की बात कही है, ये राइट गुमने की सूरत में भी है, या स्टोलन, या फिर लॉस्ट, या फिर डिस्ट्रॉयड। तो who will be the holder in case of bearer instrument? The last bearer. In case of the order instrument, the payee himself, or the last endorsee जिसके नाम पर endorsement हुई हुई है। अब यहाँ पर वर्ड होल्डर क्लियर हो गया। अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है? टेक्निकली स्पीकिंग तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए पहली शर्त क्या है? ही मस्ट बी होल्डर। यानी कि अगर कोई शख्स, एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज होल्डर, हर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर तो होता ही होता है, लेकिन उसके पास कुछ और खासा भी है। वो क्या? वो उस शख्स का होल्डर इसलिए बना था क्योंकि उसने वैल्यूएबल कंसीडरेशन दी थी, उसने कोई चीज बेची थी, उसने कोई सर्विसेज दिए थे। मैं अगर कयूम को एक चेक देता हूं, कहता हूं कयूम जाओ और ये चेक, बेरर का चेक कैश करवा के लेकर आओ,
अब वो बेरर का चेक है तो क्यूम क्या बन गया, होल्डर बन गया। लेकिन क्या क्यूम होल्डर इन ड्यू कोर्स है? नहीं, वो क्यूम की सैलरी का चेक नहीं है, वो क्यूम के स्टाइपेंड नहीं है, वो उसकी कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, वो होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन अगर क्यों मेरे लिए कोई काम करता है और मैं उसके एवज उसको पेमेंट चेक के थ्रू देता हूं, अब जब उसको चेक मिला तो वो सिर्फ होल्डर ही नहीं बना, क्योंकि वो जो चेक उसको मिला उस चेक के एवज उसने जो लेने का अपना हक था, वो क्यों चेक लेकर आया, इसलिए कि उसने मेरे लिए कुछ सर्विसेज दी थी, तो अब वो अगेंस्ट कंसीडरेशन वो चेक ले रहा है। तो अगर कोई शख्स कंसीडरेशन के अगेंस्ट होल्डर बने तो ये सेकंड शर्त है उस होल्डर को एक होल्डर के आला मुकाम पे लेके आने की, और उसे कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद जो शख्स उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बने, याद रखिएगा उसको उस इंस्ट्रूमेंट का बिफोर द मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बनना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, ही मस्ट टेक द इंस्ट्रूमेंट विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू। और अगर एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो एक रीजनेबल टाइम डिफाइन नहीं किया गया, ये केस टू केस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक टाइम और एक डिमांड। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम के अंदर वो उसका मालिक बन जाए, और अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो बिफोर मैच्योरिटी। ये भाई शर्त है। हम समझते ये हैं कि अगर तुमने कोई काम किया है, मेरे लिए कोई सर्विसेज की हैं, तो तुम मुझसे फटा पुराना नोट नहीं लोगे, तुम मुझसे कड़क नोट मांगोगे। तो ये शर्त इसलिए रखी गई, तुम्हें मैं कहूं ये चेक है, ये चेक 3 दफा बाउंस हो चुका हुआ है, क्योंकि तुमने मेरी गाड़ी रिपेयर की है, किसी और पार्टी का चेक है, जाओ इसको ले जाओ। तुम कहूंगा पागल हूं, मुझे वो चेक दे जो कैश होगा, मुझे वो चेक दे जो कभी बाउंस नहीं हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट दे जो अभी मैच्योर नहीं हुआ। आपको नया नकोर पैसा चाहिए, क्योंकि आप इन कंसिडरेशन वो चीज दे रहे हैं, तो इसलिए बिफोर मैच्योरिटी। और वो जो चीज लेंगे वो कंप्लीट लेंगे और रेगुलर लेंगे। वो चेक कंप्लीट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वो प्रॉमिसरी नोट कंप्लीट और साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, उसकी सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। बदमाशी किस बात की है, इस बात की है कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, तेरी गाड़ी रिपेयर की है, तुझे सर्विसेज दी हैं, अब मेरे मुआवजे का वक्त आया है, मुझे पूरा इंस्ट्रूमेंट दे, मुझे रेगुलर इंस्ट्रूमेंट दे, मुझे बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट दे, मुझे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट नजर नहीं आना चाहिए। मैं पागल हूं तुझसे डिफेक्ट चीज देके जाऊंगा। और फिर कहता है शुड बी इन गुड फेथ, तुझे इस बात का कभी शक ना हो कि मुझे शक्ल से नोट ठीक लग रहा है, मुझे शक्ल से डॉक्यूमेंट कंप्लीट लग रहा है, मैंने इन गुड फेथ लिया है, ये सोचते हुए कि तू ही इसका मालिक है, ये सोचते हुए कि तूने कहीं से चोरी नहीं किया हुआ, ये सोचते हो। अगर मुझे शक पड़ जाए कि तू चोर है, मुझे शक पड़ जाए कि यार ये तो चेक किसी और का है, ये यहाँ पे इसके पास क्या कर रहा है, फिर ये गुड फेथ नहीं है। मैं चेक लेते वक्त, प्रॉमिसरी नोट लेते वक्त, बिल ऑफ एक्सचेंज लेते वक्त मुझे शक नहीं पड़ना चाहिए, मेरे कहीं पर मेरे दिमाग में ये बात ना आए, मैं इन गुड फेथ लूं, ये यकीन करते हुए कि ये बिल्कुल रेगुलर है, वाकई तेरा ही साइन शुदा है, वाकई तूने बिल्कुल इन पॉजिटिव नोट मुझे चीज प्रोवाइड की है, तो फिर हम कहेंगे ये क्या है, फिर हम कहेंगे कि ये इन गुड फेथ में लिया है। अब भाई जी अगर ये चीजें सारी की सारी मौजूद हैं तो फिर ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का फर्क वजह हो गया। होल्डर क्या था, सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट को बेरर को पकड़ के अपने हाथ में रखने वाला, या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिसके नाम का इंस्ट्रूमेंट हो जो लास्ट एंडोर्सी हो, लेकिन उसकी एक आला शक्ल कौन सी है, एक तो उसका होल्डर होना जरूरी है, तो फिर होल्डर में हर शख्स होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता, वही शख्स होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है जो अपनी कंसीडरेशन के अगेंस्ट चीज ले, क्योंकि वो उसको अपनी कंसीडरेशन के अगेंस्ट लेगा तो वो मैच्योरिटी से पहले लेगा, वो उसे कंप्लीट और रेगुलर लेगा और गुड फेथ में लेगा। अब ये बात समझ आती है, तो अब दोबारा पीछे आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिससे आप मेरी जान अज़ाब कर रहे थे। जनाब कहता है जनाब इट मींस वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड एंड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये खासा है, ये अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का खासा है। तो कहता है होल्डर, याद रखिएगा होल्डर के लिए क्या हमारा रूल है, होल्डर के लिए रूल ये है कि अगर वो चीज ए से बी को गई और बी पहले ए होल्डर था बी होल्डर है, अगर ए चोर था, ए का टाइटल चोर था तो फिर बी भी चोर है, अगर ए का टाइटल चोर था तो बी का टाइटल भी चोर है क्योंकि वो सिर्फ होल्डर था। लेकिन अगर ए उसके अगेंस्ट बी ने उसकी कार का काम किया, उसको सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट उसको इंस्ट्रूमेंट मिला, उसने इन गुड फेथ लिया, उसने कंप्लीट और रेगुलर लिया, उसे कोई शक नहीं था कोई चीज है, तो अब बी क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद रखिएगा अगर बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है
तो ए चाहे चोर भी हो, अगर बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ये चोर नहीं होगा। इसका टाइटल बिल्कुल ऐसे है जैसे कंप्लीट हो, रेगुलर हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक होगी बात सर? तो भाईजान ये कहता है ए ने प्रॉमिसरी नोट दिया बी को, बी से वो गुम गया, सी को मिल गया, सी कैनॉट रिकवर द अमाउंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। बट इफ सी ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू डी, उसने सी ने वो इंस्ट्रूमेंट डी को दे दिया, और जो सी ने इंस्ट्रूमेंट डी को दिया उसके अगेंस्ट उसने क्या किया था, उससे कोई काम लिया था। अब सी से इंस्ट्रूमेंट सी को चोरी का मिला था, गुमा हुआ मिला था, डी को तो नहीं पता था। डी ने तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया और उस काम के इवज मुआवजे में सी से ये इंस्ट्रूमेंट लिया। तो अब डी क्या बन गया? डी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब वो चूंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया है, अब वो जाके ए का सर फाड़ सकता है, वो बी का सर फाड़ सकता है कि भाईजान मेरे पैसे दें, मेरा क्या कसूर है, गुमा आपका होगा, मैंने तो सी से लिया है, आप चोर सी होगा। लेकिन अगर सी ने सिर्फ और सिर्फ मुआवजे के बजाय सिर्फ सी को कहा, सी ने डी से कहा कि डी तू मेरा दोस्त है, चल मुझसे ये इंस्ट्रूमेंट ले ले, कर याशी। अब डी क्या था? अब डी सिर्फ होल्डर था, क्योंकि सी भी चोर था, सी को भी गुमा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला था, टाइटल सी का भी डिफेक्टिव था, तो फिर टाइटल डी का भी डिफेक्टिव होना था। जबकि एग्जाम्पल में डी का टाइटल इसलिए डिफेक्टिव नहीं है तो उसने इन कंसीडरेशन लिया, क्योंकि उसने इन कंसीडरेशन लिया तो अब वो सिर्फ होल्डर नहीं रहा बल्कि होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, इसलिए अब उसका राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है। कुछ प्रिजम्पशंस आई है, मैंने पहले बताया था कि जब भी आपने बिल बनाना है उस पर लिखना है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, इट मस्ट बी डेटेड, उसके ऊपर टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलमेंट, स्टेप का होना, और होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात बताई थी कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब हम बार बार बात कर चुके हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स अगेंस्ट कंसीडरेशन होता है, और अगर उसकी कंसीडरेशन के अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट आ गया, इन गुड फेथ आ गया, पिछले चाहे चोर भी हो, वो ऐसा ही है जैसा कि पीटीआई के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन आ जाए तो वो बिल्कुल नया नकोर हो जाता है। तो दिस इज व्हाट होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। जनाब यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछिएगा, इससे आगे बात नहीं कर रहा। हमने आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन और उसके तमाम नीचे प्रिजम्पशंस को पढ़ लिया। उसके बाद हमने तीनों अपने इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लिए। पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कल पढ़ाऊंगा आपके साथ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है पढ़िएगा। अब मुझे यकीन है कि आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स पहले की निस्बत बेहतर तरीके समझ आ गया होगा। जी प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन कंक्लूड। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू इंशाल्लाह। बाकी बात हम आ गया जी, आ गया सवाल आया। अबू जरा सब है ना, टाइम लगता है ना सवाल पूछने। जी अबू जर सर अगर देखें सी ने चेक चोरी किया, उसने डी को दे दिया, डी ने उसकी कोई कंसीडरेशन भी नहीं है, तो फिर वो तो लेकिन सर अगर फिर वो होल्डर है और वो भी बराबर का चोर है, डी भी चोर है, डी भी चोर है। लेकिन सर अगर डी को पता ही नहीं है कि उसने ये चोरी की है, भाई फिर भी वो चोरी होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी इसके ऊपर। डी होल्डर है ना जी, उसने कोई काम तो नहीं ना किया उसके अगेंस्ट। नो मैंने सर, कभी कहा कि पता हो ना पता हो, अगर चोर ने किसी को पैसे दिए हैं बगैर किसी कंसीडरेशन के तो वो भी चोर है, अगला भी चोर है। मैंने बात बड़ी क्लियर की है। नहीं सर मैं क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो नेशनल लायबिलिटी डिफेक्शन में दिया हुआ है। मैं क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ा ही नहीं रहा, मेरा केस सिर्फ सिविल लायबिलिटी का है, मैं क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं पढ़ा रहा। हमने क्या बात कंक्लूड की है, अगर सी ने चेक चोरी किया है बगैर किसी कंसीडरेशन को डी को दिया है, तो अगर सी चोर था तो फिर डी भी क्या होगा? चोर। खत्म होगी बात। थैंक यू। ठीक है सर। जनाब क्रिमिनल लायबिलिटी पे ना जाया करें, चस्के ना लें अपने वो वाले। हमारा काम क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं पढ़ना, वो बातें बड़ी आगे निकल जाएंगी। हमारा काम जो है वो सिर्फ सिविल को पढ़ना है। हाफिज हामिद साहब। सर जी बस मैंने पूछना आपसे यही था, जैसे हम चेक का भी हमें पता है सर, प्रॉमिसरी नोट का भी पता है सर, हर चीज क्लियर है सर, बस ये बताते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इसका बता बेटा, ये बैंकों में बनते हैं, ठीक हो गया। और बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किस जमाने में आईकॉम बीकॉम में होता था, बैंकों में बनते हैं, जहां पर हम बैंक कहता है कि ठीक है तुम मुझसे लोन ले रहे हो तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ कि तुमने मुझसे ये लोन लिया हुआ है, वैल्यू रिसीव की हुई है, तुम आज से 3 महीने बाद मुझे पैसे दोगे। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत पार्टी जिसको लोन देता है उससे ये एक्सेप्ट करवा लेता है और फिर उस इंस्ट्रूमेंट को एक सेकंड सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका पर्पस अब आजकल नहीं है, आपको मतलब बैंकिंग में सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज नजर आते हैं, बाकी मार्केट में बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत कम चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। माय प्यारे बेटा। ओके जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बैठेंगे।